नमस्कार। जरा सोचिए, एक देश एक ही वक्त में कितनी तेजी से बदल सकता है। 2025 का अंत आते आते भारत में ठीक यही हो रहा है। देश के अंदर से लेकर दुनिया के मंच तक इतने बड़े बदलाव हो रहे हैं जो आने वाले दशकों के लिए भारत की कहानी को एक नई शक्ल दे रहे हैं। देश के अंदर एक 20 साल पुराना कानून अब बस इतिहास का हिस्सा बन गया है और इसके साथ ही ग्रामीण भारत के काम करने का तरीका भी शायद हमेशा के लिए बदल रहा है। वहीं सरहदों के पार 10 अरब डॉलर की एक हथियारों की डील दुनिया भर में पावर बैलेंस को हिला रही है। और टेक्नोलॉजी के मैदान में भारत ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिससे आत्मनिर्भरता शब्द को एक नया और मजबूत मतलब मिल रहा है। तो ये सब सिर्फ अलग अलग खबरें नहीं हैं, ये एक बहुत बड़ी पजल के टुकड़े हैं। तो चलिए इन टुकड़ों को जोड़ते हैं और समझते हैं कि भारत के लिए इनका असली मतलब क्या है। शुरुआत करते हैं भारत के नए ब्लूप्रिंट से। ये वो बुनियादी बदलाव हैं जो देश के काम करने के तरीके को आप कह सकते हैं जड़ से बदल रहे हैं। सबसे पहले एक बहुत बड़ा बदलाव, 20 साल से चल रहे मनरेगा कानून को अब वीबीजी रामजी बिल ने रिप्लेस कर दिया है। सबसे बड़ा फर्क क्या है? अब नए कानून में राज्यों को 40% खर्च खुद उठाना होगा। ये ग्रामीण रोजगार की पूरी तस्वीर को बदलने वाला एक गेम चेंजिंग कदम है जो केंद्र और राज्यों के बीच पैसे की जिम्मेदारियों को भी फिर से तय करेगा। अगला बड़ा कदम है एनर्जी सेक्टर में। शांति बिल पास होने के साथ ही भारत का न्यूक्लियर पावर सेक्टर पहली बार प्राइवेट कंपनियों के लिए खुल गया है। इसका मतलब यह है कि अब देश की ऊर्जा सुरक्षा और क्लीन एनर्जी के लक्ष्यों को और तेजी से हासिल किया जा सकता है। और इस पॉलिसी के पीछे का इरादा कितना बड़ा है, ये इस नंबर से पता चलता है। सदी के बीच तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी का लक्ष्य। ये आंकड़ा दिखाता है कि ये बदलाव कितना विशाल और महत्वाकांक्षी है। अब चलते हैं अर्थव्यवस्था की ओर। सोच कर देखिए, दशकों से चले आ रहे 3 अलग अलग पेचीदा वित्तीय कानूनों को अब एक ही कोड में मिला दिया गया है। सिक्योरिटीज मार्केट कोड 2025। मकसद सीधा है, मार्केट को आसान बनाना, उलझनों को कम करना और निवेशकों के लिए इसे और ज्यादा फ्रेंडली बनाना। तो ये तो हुई देश के अंदर की बात। अब देखते हैं कि दुनिया के मंच पर भारत अपनी भूमिका कैसे बदल रहा है, जहां नए गठबंधन भी बन रहे हैं और नए तनाव भी। मिडल ईस्ट में भारत अपनी दोस्ती और मजबूत कर रहा है। भारत और ओमान के बीच एक बहुत बड़ा आर्थिक समझौता हुआ है जिसे सीपिया कहते हैं। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार का एक नया रास्ता खुल गया है। और इस डील का असर कितना बड़ा है, जरा इस नंबर को देखिए। भारत के 98% से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स को अब ओमान में बिना किसी टैक्स के एंट्री मिलेगी। ये नंबर खुद बताता है कि खाड़ी देशों के साथ भारत के आर्थिक रिश्ते कितने गहरे हो रहे हैं। लेकिन जहां एक तरफ भारत आर्थिक पुल बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया में तनाव भी बढ़ रहा है। अमेरिका ने ताइवान को 10 अरब डॉलर का अब तक का सबसे बड़ा हथियार पैकेज दिया है, जिससे पूरी दुनिया की राजनीति में हलचल है। और इसी बीच भारत यूरोप में नीदरलैंड जैसे देशों के साथ मिलकर डिफेंस इक्विपमेंट बनाने पर बात कर रहा है, जो उसकी अपनी एक अलग स्ट्रैटेजी को दिखाता है। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी की, यानी उस नींव की जिस पर भारत एक आत्मनिर्भर भविष्य बना रहा है। देखिए, ग्रामीण बैंकिंग सिस्टम में एक बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है। एक राज्य एक आरआरबी पॉलिसी के तहत 26 रीजनल रूरल बैंक्स को आपस में मिला दिया गया है। इसका लक्ष्य है मजबूत और ज्यादा कुशल बैंक बनाना जो गांव की अर्थव्यवस्था को बेहतर तरीके से सपोर्ट कर सके। और इकोनॉमी के मोर्चे पर जो आंकड़े आ रहे हैं वो भी एक काफी पॉजिटिव कहानी बता रहे हैं। सामान के एक्सपोर्ट में लगभग 20% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। साथ ही नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस पर लोगों का भरोसा बढ़ा है। सब्सक्राइबर्स की संख्या 9 करोड़ पार कर गई है और कुल संपत्ति 16 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है। अच्छा, इससे पहले कि हम भारत की नई चिप की बात करें, ये समझना जरूरी है कि ये RISV आखिर है क्या। आसान भाषा में ये माइक्रो प्रोसेसर डिजाइन करने के लिए एक ओपन सोर्स रेसिपी की तरह है। मतलब कोई भी इसे बिना लाइसेंस फीस दिए इस्तेमाल कर सकता है, जो किसी भी देश को टेक्नोलॉजी के मामले में सच्ची आजादी देता है। और इसी RICV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भारत ने बनाया है ध्रुव 64। ये भारत का अपना पूरी तरह से स्वदेशी 64 बिट ड्यूल कोर माइक्रो प्रोसेसर है। ये तकनीकी आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ी छलांग है जो भविष्य में सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पर भारत की निर्भरता को कम करने में मदद करेगा। चलिए अब कुछ ऐसी कहानियों की ओर चलते हैं जो सीधे तौर पर लोगों, इस धरती और उन महान लोगों की विरासत से जुड़ी हैं जिन्हें हम याद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भेड़ियों के हमलों ने एक बहुत ही गंभीर और मुश्किल सवाल खड़ा कर दिया है। एक विकासशील देश में इंसानों की सुरक्षा और जंगली जानवरों के संरक्षण के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए, ये एक ऐसा जटिल मुद्दा है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है और ये विकास की चुनौतियों को साफ साफ दिखाता है। इस साल हमने एक लेजेंड, महान मूर्तिकार राम वी सुतार को खो दिया। वो 100 साल के थे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माता के तौर पर उन्होंने सचमुच एक ही मूर्ति से आधुनिक भारत के क्षितिज को एक नई पहचान दी। हमने पुलित्जर पुरस्कार विजेता वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट पीटर अर्नेट को भी अलविदा कहा। उनका काम हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि युद्ध में सबसे पहली कैजुअलिटी सच की होती है। उनकी हिम्मत भरी रिपोर्टिंग पत्रकारिता को हमेशा प्रेरित करती रहेगी।
और आखिर में चलिए एक तेज रफ्तार चक्कर लगाते हैं खेल के मैदान का, जहां कई नए रिकॉर्ड बने हैं। फुटबॉल में पेरिस सेंट जर्मेन ने फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीतकर इतिहास बना दिया। आईपीएल ऑक्शन में तो जैसे पैसों की बारिश हो गई, जहां कैमरून ग्रीन सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने। और क्रिकेट के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के स्पिन जादूगर नेथन लियोन महान ग्लेन मैकग्रा से भी आगे निकल गए। नए कानून, नए गठबंधन, नई टेक्नोलॉजी, जब इन सब को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक बड़ा सवाल उठता है, क्या 2025 वो साल है जहां से भारत के भविष्य ने सच में एक नई उड़ान भरी? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।